हेलो, वेलकम टू विनायका एकेडमी, आपका अपना भरोसेमंद प्यारा चैनल। ठीक है, जहां पर आपको एसएसटी से रिलेटेड छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर एक चीजें मिलती है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी के आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब फ्रांस में होने वाले तीनों के तीनों रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 में सबसे पहला रिवॉल्यूशन, 1830 दूसरा रिवॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज 1848, जिसके बाद फ्रांस क्या हो गया, पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्रांस रिपब्लिक कब हुआ, तो फ्रांस रिपब्लिक हुआ 1848 में। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करें तो दो फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला फेज जो था ना, ठीक है, पहला फेज जो है ना, माना जाता है कि 1830 से 1850, पहला फेज, द फर्स्ट फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फेज। अरे यार, क्या हो क्या रहा है भैया, फर्स्ट फेज। ठीक है, पहला फेज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो शायद पर ये नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे लिख दे। ठीक है, तो हम फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे। यहां पर भी नहीं आ रहा है क्या, ये क्या हो कि आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने रिकैप किया है 1830 से 1850, ये है हमारा फर्स्ट फेज के बारे में अगर हम बात करेंगे। फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज की बात करें तो इसमें हम लोग क्या है, केवल और केवल क्या है, लोगों को क्या करना है, इनकरेज करना है। ठीक है, इसमें देखेंगे किस तरीके से क्या है, एक पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार होती है। 1830 से लेकर 1850 के बीच में क्या होता है, लोगों के अंदर यूनिफिकेशन की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप की जाती है। और इसमें क्या है कि आपको बात करें तो यहां पर क्या होते हैं, जर्मनी का सबसे बड़ा जो स्टेट था जिसका नाम था प्रशिया, मतलब यूनिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी जो है ना प्रशिया के हाथों में रख दी जाती है। प्रशिया के हाथों में रख दी जाती है, और प्रशिया के राजा जो थे ना, जिनका नाम था केजर विलियम फर्स्ट, केजर विलियम फर्स्ट। ठीक है, he was the king of Prussia at the time of unification. ठीक है, and he appointed a person as a chancellor of Prussia, which was known as Otto von Bismarck. It means यूनिफिकेशन जो जर्मनी का हुआ ना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो किसका रहा, बिस्मार्क जी का रहा। अगर बिस्मार्क ना होते तो कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन करने में क्या होती, एक प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो ये चांसलर बने हमारे, क्या बने, चांसलर बने, कौन, बिस्मार्क। तो चांसलर बने तो इन्होंने पूरा का पूरा दिमाग लगाया। दिमाग लगाकर सबसे पहले क्या है, इस दौर में उन्होंने क्या काम किया। ठीक है, इस दौर में इन्होंने क्या काम किया कि सबसे पहली चीज तो प्रशिया की एक क्या है, इकोनॉमी को बेहतर किया। प्रशिया की इकोनॉमी को बेहतर किया, प्रशिया को आगे बढ़ाया, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल का सपोर्ट भी गेन किया। और उसके बाद 1864 में सबसे पहले, हमने उस दिन आपको बताया था, रिकैप करा रहे। ठीक है, उसके प्रशिया के जस्ट ऊपर एक रीजन था जिसे बोलते थे डेनमार्क, और डेनमार्क के साथ एक लड़ाई हुई जिसे बोलते हैं डेनिस प्रशियन। ठीक है, डेनिस प्रशियन वार, क्या कहते हैं, डेनिस प्रशियन वार। इसमें क्या हुआ कि दो स्टेट थे जिनका नाम था, एक का नाम था हॉलस्टीन और एक का नाम था स्लेस्विक। ये दो रीजन क्या थे, डेनमार्क ने कैप्चर कर रखा था। ठीक है, और वहां के लोगों पर वो प्रेशराइज करता था कि कहीं ना कहीं क्या हो, जो कौन करता था, डेनमार्क के किंग, कि हम जो कह रहे हैं आप हमारी लैंग्वेज को और अपने आप को पूरी तरह से क्या करो, हमारा डेनमार्क के मानो। वो दोनों स्टेट के लोग क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, जिस वजह से इनको क्या करना, निकालना और आपस अपने साथ मिलाना बहुत ही आसान था। ठीक है, तो 1864 में और ऑस्ट्रिया की हेल्प मिल गई थी,
ऑस्ट्रिया की हेल्प से डेनिश प्रूशियन वार हुआ, डेनिश प्रूशियन वार को उन्होंने जीत लिया। फिर इसके बाद देखें तो 1866 एक दूसरा वार होता है जो कि ऑस्ट्रिया के साथ ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रो प्रशियन वार कहते हैं बेटा, ऑस्ट्रो प्रशियन वार। एंड द लास्ट वन इज 1870-71 जिसका नाम था फ्रांस्को प्रशियन वार, फ्रांस्को प्रशियन वार। इस तरीके से 3 वार हुए। आफ्टर 3 वार, ठीक है, जर्मनी गेट यूनिफाइड, ठीक है। और इस दौर को ये कब से कब तक हुआ, 1850 to 1870। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड फेज कहते हैं। और इस सेकेंड फेज को यूनियन क्या है, क्या होता है, इंटीग्रेशन का फेज माना जाता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होता है और एक क्या होता है, इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेशन का जो फेज है ना, उसे हम फेज किसे माना जाता है, सेकेंड फेज। इसी में सारे के सारे वार हुए। कितने वार हुए, टोटल 3 वार हुए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, कितने वार लड़े गए फ्रांस को जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल के 3 वार लड़े गए। सबसे पहले डेनमार्क के साथ, दूसरा क्या होता है, ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा क्या था, फ्रांस के साथ। और कहीं ना कहीं ये वार का इंपैक्ट इटालियन यूनिफिकेशन के लिए भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फेज, आप सेकंड यूनिफिकेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है इटालियन यूनिफिकेशन। ये जर्मनी यूनिफिकेशन जो कि हम लोग जो उस दिन 3 बार पढ़े थे। आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, इटालियन यूनिफिकेशन। किसके बारे में बात करते हैं, इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इटालियन यूनिफिकेशन, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में कितने स्टेट्स को मिलाया गया था। तो सबसे पहली चीज हम मैप बना के थोड़ा सा उसके पहले का पार्ट देख लेते हैं, किस तरीके से क्या था इटली का पूरा एक सिनेरियो था। ये समझ लीजिए एक रफली मैप है यूरोप का। वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट क्या है, कॉन्टिनेंट है। और इसमें यह है आपका इटली। इटली जो है ना 8 स्टेट्स में डिवाइड, कितने स्टेट में, 8 स्टेट में। यहां पर देखोगे तो क्या था, एक पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, मतलब ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट। 2 रीजन, ये क्या थे, एक ये स्टेट था। यहां पर देखोगे तो फार्मा, मेडोना और टैक्सनी, ये 3 स्टेट यहां पर थे। इसके बाद देखोगे तो इधर आपको मिल जाएगा एक लैम्बार्डी और एक आपको स्टेट यहां पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल कॉर्नर पे, जिसका नाम था वेनेशिया। समझते रहिएगा, वेनेशिया। और ये आपको क्या है, छोटा सा यहां पर आपको रीजन देखने को मिल जाएगा जिसे कहते थे पेपल स्टेट, पोप्स का। यहीं पर आपको रोम भी मिलेगा, ठीक है। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है। और यहीं पर आपको वेटिकन सिटी भी मिल जाएगा। आपको पता है कैथोलिक्स, क्रिश्चियन जो होते हैं ना, दो पार्ट में डिवाइड है, 2 सेक्ट हैं क्रिश्चियंस के, एक कैथोलिक्स क्रिश्चियन और एक क्या है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, ठीक है। तो मेन जो क्रिश्चियन थे ना, वो क्या है, कैथोलिक्स थे। कैथोलिक्स क्रिश्चियन का जो क्या था, मेन सेंटर था ना, जहां पर उसके क्या होता है, मेन जो थे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फादर्स कहते हैं, ठीक है। वो कहां रहते थे कहां रहते थे, वो रहते थे इटली में। इटली के जो उस रीजन में जिसको कहते थे बेसिलिका फोर्ट, बेसिलिका फोर्ट, जिसे आजकल हम लोग वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है। तो ये यहां पर, यहीं पर सारी चीजें हैं। तो ये रोम जो कि क्या था, कैथोलिक्स क्रिश्चियन का क्या था, सेंटर, इसे हम पेपल स्टेट कहते थे। यहां पर देखोगे तो एक क्या था, आइलैंड है, और ये आइलैंड मिला के इसको क्या बोलते थे, नेपल स्टेट। नेपल स्टेट, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, टू स्टेट ऑफ सिसिली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टू स्टेट ऑफ सिसिली बोल सकते हैं। बात समझ आ रही, क्या बोल सकते हैं, टू स्टेट ऑफ सिसिली, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सिसिली। बात समझ में आ रही, टू स्टेट ऑफ सिसिली। तो टोटल कितना हो गया, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फार्मा, ये आप देखोगे तो मेडोना, यहां पर देखोगे तो क्या है, टैक्सनी, टैक्सनी। यहां पर देखोगे तो क्या है, लैम्बार्डी। यहां पर देखोगे तो क्या है, वेनेसिया। यहां पर देखोगे तो पेपल स्टेट,
ठीक है, पेपल स्टेट, और इस तरीके से इसके बाद देखोगे तो नेपाल स्टेट। टोटल 8 स्टेट्स में डिवाइड था। एक सार्डिनिया 1, फार्मा 2, मेडोना 3, ठीक है, टैक्सनी 4, पेपल स्टेट 5, लैम्बर्डी 6, वेनेसिया 7 और नेपाल स्टेट। इतनी 2 स्टेट ऑफ सिसिली, ये क्या था, ठीक है, आपको 8 स्टेट आपके होंगे। ये 8 स्टेट में क्या था, डिवाइड। जब हमने बताया था ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ कि जब क्या है, नेपोलियन के सारे रूल्स क्या कर दिए गए, वापस दे दिए गए, तब क्या हुआ, सार्डिनिया और पिडमांट को मिला दिया गया ताकि इसकी पावर बढ़ सके और फ्रांस को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें भी यूनिफिकेशन की बात करें तो लोगों के अंदर एक यूनिफिकेशन की बात करें तो इसकी भी यूनिफिकेशन भी 2 पार्ट में क्या होता है, 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है 1830 टू 1850। बात समझ में आ रही? तो इस फेज, ये कौन सा फेज है, फर्स्ट फेज है। इस फेज में हमें केवल और केवल एक ही पर्सन के बारे में जानने को मिलता है जिसका नाम है जीसीपी मैज़ीनी। ठीक है, जीसीपी मैज़ीनी, जीसीपी मैज़ीनी, जीसीपी मैज़ीनी एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, ठीक है, इन्होंने लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप की। कैसे फीलिंग डेवलप की कि किस तरीके से क्या करना है, हमको यूनिफाई होना है। क्यों यूनिफाई होना है? एक्चुअली में जीसीपी मैज़ीनी, ठीक है, इनके बारे में हमको पढ़ना है कहां पे, 1830 से लेकर 1850 के बीच में पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले फेज में जीसीपी मैज़ीनी के बारे में जो बात कर रहे थे, तो इनका काम था लोगों को इनकरेज करना। किस बारे में, कि यूनिफिकेशन के पाथ पर चले। किस पाथ पर चले, यूनिफिकेशन के पाथ पर चले। क्यों? उन्होंने याद दिलाया लोगों की कि हमारा इटली किसी के रहमो करम पर नहीं बना है। इटली का इतिहास बहुत बड़ा है। एक ऐसा समय था कि पूरा का पूरा यूरोप जो है ना, एक ही सेंटर से कंट्रोल होता था, वो क्या था, रोमन एम्पायर कहलाता था। और आज हमको क्या, दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि एक साथ रहना सीखो। और कहीं ना कहीं इटली पहले भी 2 बार एक साथ आ चुका है। कब आ चुका है? जब नेपोलियन ने उस पर अटैक किया था, तो नेपोलियन ने सभी स्टेट्स को मिलाकर रख दिया था, क्योंकि एक ही सेंटर से उसको क्या किया था, कंट्रोल किया जा रहा था। तो लोग यूनिफाई हो चुके। फिर उसके बाद लोगों के अंदर फिर से एक फीलिंग आई। कब? नेपोलियन इटली का पूरा पैसा फ्रांस में यूटिलाइज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी लोगों को लगा कि हमारे सारे रिसोर्सेस वो ले जा रहा है। तो लोग फिर से क्या हो गए, यूनिफाई हो गए। यूनिफाई होने की, यूनिफिकेशन की फीलिंग उनके अंदर थी, लेकिन उसको क्या है, जगाने की बात थी। ठीक है, और जिसका काम किसने किया, जीसीपी मैज़ीनी ने किया। तो ये कब से कब तक किया, 1830 से लेकर 1850 तक। आपको पता होगा कि 1831 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे हम कहते हैं यंग इटली। यंग इटली, ठीक है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। एक सीक्रेट सोसाइटी थी। एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इज दैट क्लियर? एक सीक्रेट सोसाइटी थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जीसीपी मैज़ीनी एक कार्बोनरी सोसाइटी के सदस्य थे। तो उन्होंने कई सारे क्या है, वहां पर जिस तरीके के मूवमेंट हो रहे थे, तो उनको पहले से रियलाइज हुआ कि ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट से कुछ होने वाले नहीं। तो कई सारे बड़े मूवमेंट किए, जिस वजह से सरकार के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं उनको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो जब बाहर निकाल, देश से एग्जाइल कर दिया गया था, तो उसके बाद 1831 में उन्होंने, ठीक है, एक शहर था जिसका नाम था मर्साइल। मर्साइल में उन्होंने क्या बनाया, मर्साइल, जहां पर इन्होंने क्या बनाया, यंग इटली का फॉर्मेशन किया। और आपको देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर ही इस यंग इटली में लगभग 60,000 लोग जुड़ गए, कुछ महीनों के अंदर ही। जिस वजह से, और ये लोग जो थे ना, केवल और केवल इटली के नहीं थे, पूरे के पूरे यूरोप के थे। इसलिए इस यंग इटली का नाम चेंज कर दिया गया। इस यंग इटली का नाम क्या रखा गया, यंग इटली रीनेम्ड एज यंग यूरोप। यंग यूरोप कहां पर, इसका शहर जो था ना, बर्ने। बर्ने, ठीक है, ऑप्शन में टिक करने के लिए आएगा, टिक करने के लिए एमसीक्यू में। यंग यूरोप का फॉर्मेशन कहां हुआ, बर्ने में। यंग इटली का फॉर्मेशन कहां हुआ, मर्साइल। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है,
इन्होंने क्या किया, इसमें लोगों किस तरीके से जुड़ते चले जा रहे, लोगों के अंदर एक चाह थी, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया, और उन्हीं लोगों में से एक पर्सन था जिसका नाम था जीसीपी गैरिबाल्डी, जो कि हम लोग दूसरे फेज में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला फेज समझ में आया कि जीसीपी मैज़ीनी ने क्या किया, लोगों को इनकरेज किया। लोगों को एनकरेज करने का मतलब है कि लोगों को बताया कि हमारा इतिहास जो है ना छोटा मोटा इतिहास नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारा क्या था, एक प्रेस्टिजियस क्या था, हिस्ट्री थी हमारी, ठीक है, जिसको हम जो पूरे के पूरे यूरोप को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, यूनिफिकेशन के पाथ पर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था पहला फेज। अब दूसरे फेज में क्या होगा, सेकंड फेज, आप स्टेट समझ लीजिए, ये इटली के स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में डिवाइड था। सेकंड फेज की अगर हम बात करें, सेकंड फेज जो चला ना 1850 से लेकर 1871 के बीच में चला, या कहें तो 1870 तक चला। ठीक है, तो 1870 तक जो फेज चला ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको 3 लोगों के नाम आपको क्या होंगे, याद रखने हैं। एक पर्सन जो था ना जिसका नाम था जीसीपी गैरिबाल्डी, या कहें तो सार्डिनिया, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी ना वो किसके हाथ में दी गई थी, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के हाथों में दी गई थी कि आप क्या करिए, यूनिफाई करिए। तो क्या है कि इनके जो किंग थे सार्डिनिया के, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज द किंग ऑफ। इसके बाद अगर हम देखें तो विक्टर इमैनुअल के बाद यहां पर जो इन्होंने क्या किया, 1852 में एक पर्सन को अपॉइंट किया एज अ चांसलर, जिनका नाम था कैमिलो दी केवर, काउंट कैमिलो दी केवर, काउंट कैमिलो दी केवर, काउंट कैमिलो दी केवर। इसके बाद तीसरा पर्सन यहां पर जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसका नाम है जीसीपी गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ये भी एक रिवॉल्यूशनरी थी, जो कि क्या थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर थे किससे, मैज़ीनी जी से। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड जिस किंग थे, तो उन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लिया, और 1852 में काउंट कैमिलो दी केवर को क्या नियुक्त किया, चांसलर। ए बेटा क्या, चांसलर। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ इटली भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ इटली। या इनका एक और नाम है, क्या कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है। जो काम बिस्मार्क ने कहा जर्मनी में किया था, वही काम इन्होंने क्या किया, इटली में। इसलिए बिस्मार्क ऑफ इटली भी किसे कहते हैं बेटा, ये कहते हैं काउंट कैमिलो दी केवर को। जीसीपी गैरिबाल्डी इसको क्या कहते हैं, स्वॉर्ड ऑफ इटली कहते हैं, स्वॉर्ड ऑफ इटली। ठीक है, बिस्मार्क जी की एक पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, भैया हमको मारना है, हमारा बिल्कुल निपटा देना है, हमको अपना काम निपटाना है, बस हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो जीसीपी मैज़ीनी की जो हमने बात की ना, उन्हें एक नाम से जाना जाता है, ब्रेन हार्ट ऑफ इटली। इटली का दिल किसे कहा जाता है, जीसीपी मैज़ीनी को। इटली की तलवार किसे कही जाती है, जीसीपी गैरिबाल्डी को। ब्रेन कहा जाता, दिमाग किसे कहा जाता है, काउंट कैमिलो दी केवर को। और वो तो किंग थे बेचारे, क्या इतना काम किया, उसके बाद भी बेचारे पीछे रह गए। काउंट कैमिलो दी केवर ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेसी चाहते रहे, डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, चाहते ये भी अभी क्या थे, मोनार्की ही थे, बस छोटे राज्य का नहीं, एक बड़ा राज्य का। ठीक है, तो 1852 में ये क्या बने, चांसलर बने, प्रधानमंत्री बने। और 1854 में किस्मत इनकी बड़ी अच्छी थी कि एक वार चालू हो गया। कौन सा वार, क्रीमियन वार कहते हैं इसको। कौन सा वार, क्रीमियन वार। कहा जाता है कि ये वार जो है ना रशिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन का पलड़ा भारी था। तो क्या हुआ, अपनी छोटी सी आर्मी ने को क्या किया, काउंट कैमिलो दी केवर ने कहां भेज दिया, इस क्रीमियन वार में भेज दिया, ताकि हम क्या करें, एक वर्ल्ड लेवल का सपोर्ट मिल सके। और होता भी ऐसा है, जब ये वार खत्म हुआ ना, तो इनमें क्या, किसको बुलाया, काउंट कैमिलो दी केवर को भी बुलाया गया। उन्होंने क्या किया, दुनिया के सामने अपनी परिस्थितियों को रखा। और जब दुनिया के सामने अपनी परिस्थितियों को रखा, तो फ्रांस ने सबसे पहले इनको सपोर्ट करने का बात कह दी कि चिंता मत करो आप, हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रिया से अपने अपने स्टेट को क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए। हाँ, बस इसके बदले में हमको 2 रीजन दे दो, एक का नाम था नीस और एक का नाम था विनोय। ठीक है, तो विनोय और क्या है, नीस जो है ना, ये 2 रीजन थे जिनको क्या है,
कहीं ना कहीं इटली क्या करेगा, फ्रांस को दे देगा, और फ्रांस उनके बदले में क्या करेगा, ऑस्ट्रिया से उनको जिताने का वादा कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या था, फ्रांस की एक कंडीशन थी कि भैया हम तब तक वार नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हम वार नहीं करेंगे, अगर उधर से वार होता है ऑस्ट्रिया की तरफ से तो हम भले ही क्या करें, आपका सपोर्ट करेंगे। समय बदलता गया, थोड़ा सा आगे बढ़ता गया, और एक समय आया 1859, और 1859 में ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, एक अटैक कर दिया, किस पर, इटली पर अटैक कर दिया, जिसमें क्या हुआ, हम लैम्बार्डी नाम की जगह को हमने क्या कर दिया, जीत लिया। लैम्बार्डी, ध्यान से समझना, 1859 में क्या ले लिया हमने, लैम्बार्डी। क्या ले लिया, लैम्बार्डी। उसके बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्या हो गया, ऑस्ट्रिया जो है ना, इधर जाने की जगह वो क्या, फ्रांस की तरफ जाना शुरू कर दिया। फ्रांस ने सोचा, भैया भैया कहां जा रहे हो भैया, तुम्हारे चक्कर में हम हमारे राज्य में निपटा दिया जाए। ठीक है, अरे आप मार, हम तुम दोस्त, अमीर आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, क्या छोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं। ठीक है, तुम आराम से मौज करो, हम आराम से, आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया कहते हैं हाँ ये बात तुमने सही कही। वेनेशिया को इसने क्या किया, पकड़ कर रखा था, बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ता है, बिल्कुल क्या है, उससे अटैच्ड है, जिस वजह से क्या, वेनेशिया को तो है, लैम्बार्डी क्या हो गया, आजाद हो गया। 1859 में ही क्या हो गया, फार्मा, मैडोना एंड टैक्सनी, ठीक है, टैक्सनी, ये भी क्या हो गया, इसमें आ गए, इटली के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब ये कैसे हुआ था, ये किस प्रोसेस के थ्रू था, ये था रेफरेंडम के थ्रू, रेफरेंडम, जनमत संग्रह, क्योंकि यहां की लैंग्वेज जो है ना, ये कहां की लैंग्वेज बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, और ये किसके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। अब तो दूर हो चुका था, तो जब दूर हो चुका था तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर तो भैया उससे दूर है, हमारे पास में है। तो हमने क्या किया, पहले तो लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद हमने कहा कि यार इसमें ब्रिटेन को इंटरफेयर करा दिया। ब्रिटेन को कहा कि देखिए भैया ये हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, लेकिन ये जबरदस्ती हमसे परेशान किए। तो ब्रिटेन ने फिर क्या कहा, इनसे कहा भैया काहे इंटरफेयर कर रहे हो, भैया इनका इंटरनल मैटर है, आप निपट लेने दो इनको। वो कहता है कि नहीं भैया हमारा है, हमारा, आपको पता नहीं है, इंटरनल नहीं, हमारा इंटरनल है। ब्रिटेन ने कहा ठीक है देखते हैं। लोगों से पूछा, लोग आप कहां जाना चाहते हो, लोगों ने कह दिया भैया हमको कहां जाएगा, हमको इटली के साथ जाएगा, सार्डिनिया के साथ जाना। तो इस तरह से क्या हो गया, तीनों के तीनों रीजन्स क्या हो गए, कैप्चर हो गए। फिर 1860, कब, 1860, एक ये रीजन था टैक्सनी, और जिसे टैक्सनी कह रहे हैं, आपका क्या, सिसिली, टू स्टेट ऑफ सिसिली, नेपाल स्टेट जिसे कहते हैं। अब इसको कैप्चर करना था, क्योंकि यहां पर जो पब्लिक थी ना, अपने किंग के अगेंस्ट क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। बस इस मूवमेंट को एक हवा देनी थी, और हवा कौन दे सकता है, जो पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक को इंकरेज कर सके। अब वो कौन कर सकता है, अपनी बातों से वो कोई रिवोल्यूशनरी कर सकता है। और रिवोल्यूशनरी में बात करें तो जिसेपी गैरिबाल्डी एक रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, बातचीत की गई, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन थे। ठीक है, इनसे बातचीत की गई, ये गए, लोगों से बातचीत की, लोगों को एग्रेसिव किया, और कहीं ना कहीं वहां पर एक बड़ा मूवमेंट क्या किया, परफॉर्म किया गया। और जब बड़ा मूवमेंट परफॉर्म किया गया तो क्या हुआ, इटली के जो राजा, टू स्टेट ऑफ सिसिली के जो किंग थे ना, यहां पर भी एक बर्बन डायनेस्टी थी। ठीक है, इट मीन बर्बन डायनेस्टी या कहें तो क्या हुआ, जो फ्रांस में क्या थे, रूलर थे ना, उनके क्या थे, दीदी के लड़के, मतलब भांजे थे यहां पर, है ना। रिश्ता भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो भी एक मैथ में टॉपिक होता है ना, उसमें बता रहे हैं, उनके दीदी के लड़के क्या होंगे, भांजे होंगे, है ना। तो 1860 में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, टू स्टेट ऑफ सिसिली को क्या कर लिया गया, जीत लिया गया। और इसी समय क्या थे, वो एग्रेसिव थे, कौन, गैरिबाल्डी। वो तो मूड खराब था उनका, कहते हैं कि अभी नेपाल स्टेट भी आ जाएगा, वेनेशिया भी अभी आएगा, सब ऐसी तैसी। लेकिन इस समय अगर हम देखें, काउंट कैमलो डिकेवर ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि अगर अभी हम क्या करेंगे, वार कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम फ्रांस के आमने सामने आ जाएंगे। इसलिए अभी चीजों को संभाल के रखो। इसलिए ना वेनेशिया से जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑस्ट्रिया से डायरेक्ट लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और पेपल स्टेट में जाएंगे तो फ्रांस के, क्योंकि पेपल स्टेट में क्या था, कैथोलिक क्रिश्चियन का एक क्या था, सेंटर था, और यहां पर इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके हाथों में थी, फ्रांस के हाथों में थी। ठीक है, तो 1860 में टू स्टेट ऑफ सिसिली आ गए। मतलब 1860 तक लगभग कितने, 1 2 3 4 5 स्टेट्स आ चुके थे।
ठीक है, एक तो उसके पास पहले से था सार्डिनिया, तो 6 स्टेट, 2 स्टेट बचे थे, एक रोम और एक वेनेशिया। ये सोचा गया कि ठीक है काम चलता रहेगा। 1861 में जितने स्टेट आए उन सबको स्टेट को समेट लिया गया और समेट कर पहली बार क्या किया गया, यूनिफिकेशन कर दिया गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली विदाउट रोम, विदाउट रोम। रोम के बिना क्या किया गया, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। रोम के बिना क्या हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 1862 में डेथ हो जाती है किसकी, डेथ ऑफ केवर। केवर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। छोटे बड़े सभी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पे अपने आप क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। 1862 में डेथ ऑफ केवर, केवर की डेथ कब होती है, ठीक है 1862 में होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब जब केवर की डेथ हो गई तो कहीं ना कहीं अब क्या है, यूनिफिकेशन का थोड़ा सा सोच क्या होगा, थोड़ा डिले हो जाएगी। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसके हाथों में जाएगी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी विक्टर इमैनुअल सेकंड के हाथों में। ठीक है, अच्छा विक्टर इमैनुअल सेकंड के हाथों में जाएगी तो आप देखेंगे कि इस फेज में वो क्या करते हैं, थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। कौन सा, आपने अभी पढ़ा था ना, कौन सा, जर्मनी के यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, जिसमें क्या था, ऑस्ट्रो प्रूशियन वार हुआ था ना, ऑस्ट्रिया से तो मैं जीना अपने रीजन से ही था, कौन सा, वेनेशिया। तो भैया जब 1866 में उधर किसकी लड़ाई चले, तो मान लो ये क्या है, ऑस्ट्रिया है, इधर क्या है, फ्रांस है, इधर क्या है, इटली है। अब क्या हुआ, इधर से फ्रांस ने क्या, प्रशिया ने, प्रशिया का मतलब एक प्रकार से जर्मनी ने क्या किया, इधर अटैक कर दिया। जब इधर अटैक किया तो क्या हो गया, इटली इधर से, ऑस्ट्रिया इधर जाने लगा, ऑस्ट्रिया इधर गया तो इटली ने इधर से अटैक कर दिया। अब ये दो तरफे युद्ध में क्या हो गया, फंस गया, कौन बेचारा, कहते नहीं है, फंस गया सीएम। तो उसी तरह से क्या हुआ, यहां पर फंस गया ऑस्ट्रिया, कब इधर जाए कि उधर जाए। ये तो बिल्कुल बाबर वाली कहानी रच दी गई है ना। बाबर ने क्या किया था, 20,000 सेना से क्या किया था, 1,20,000 की सेना जो थी ना, किसकी, इब्राहिम लोदी की, निपटा देन था। बात समझ में आ रही, बहुत दिमागदार लोग थे। ठीक है, अभी भी यहां पर भी देखो, इधर से उधर से, अब ये इधर जाए कि उधर जाए, उधर जाता था तो ये वाला मारते थे, वो उधर से आते थे तो इधर से मारते थे। वो सोच रहा जाए तो जाए किधर, या उधर जाते तो पीछे वाला मारता है, पीछे जाते तो इधर वाला मारता है। भैया मार ही खा रहे हम, तो पहले से बता देते तो हम दोनों तरफ की टीम में पहले प्लानिंग बनाते। अब हम यहाँ पे बैठ के प्लानिंग थोड़ी ना बने, आओ मीटिंग करो भैया, प्लानिंग करते हैं, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओ, बाकी सब मेरे पीछे आओगे। अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, शोले फिल्म की शूटिंग थोड़ी ना चल रही है। तो इस तरीके से 1866 में दो पक्षीय युद्धों में क्या होता है, ऑस्ट्रिया फंस जाता है और वेनेशिया क्या हो जाता है, हमारे पाले में आ जाता है। फिर आप देखेंगे 1870-71 में एक युद्ध होता है, फ्रांस्को प्रूशियन वार। जब फ्रांस का ये वार होता है ना, तो कहीं ना कहीं यहां से सारी की सारी सेना को कौन, फ्रांस वापस बुला लेता है। और जब यहां से सारी की सारी सेना को फ्रांस वापस बुलाता है, ठीक है, तो इधर से क्या होता है, सार्डिनिया की सेना कहती है कि भैया ये वाले आपकी दीदी के लड़के के जो हमने क्या है, हमारे एक पर्सन ने क्या किया है, रिवोल्यूशनरी ने छीन लिया था ना, हम उसको पकड़ने जा रहे हैं, हमको मौका मिल गया है। फ्रांस ने कहा अरे हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, उनकी ऐसी तैसी। उसने कहा नहीं भैया, आप पहले अपना वार देख लो, अपना वार देखो, उसके बाद जब आओगे तो हम आपको निपटा देंगे, इसको निपटा के क्या नाम, उसको वापस दे देंगे। इधर से सेना खत्म, इधर से जाने की परमिशन भी मिल गई। अब जैसे गए वहां पर पोप, पादरी, इट मींस क्या, फादर बैठे हुए थे, मालिक सार्डिनिया के साथ मिल जाओ, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट कराओ। जानते नहीं, मारेंगे, फ्रांस को बता दूंगा अभी। तो क्या कहता है सार्डिनिया, फ्रांस लड़ाई करने गए, वो अभी नहीं सुनेंगे, 2 कंटाप में मारे, यूनिफाई हुई हो कि ना हुई हो। फादर कहते हैं हो जाएंगे, भाई गलत कर रहे हो, बाद में हम बताएंगे, बाद वाली बात बाद में देखी जाएगी, अभी क्या बताओ तुम। तो इस तरह से क्या होता है, पेपल स्टेट या कहें तो रोम जो होता है ना, वो क्या होता है 1870 में क्या होता है, आ जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा हो जाता है। किसके साथ, विथ रोम, किसके साथ, विथ रोम, रोम के साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली का काम पूरा हो जाता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके पहले एक और चीज थी, आपको 1707 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन।
जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन में ब्रिटेन में यहां पर एक आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रियां देखने को मिलेंगी, जिससे बोलते हैं एक का नाम है इंग्लैंड, एक का नाम है वेल्स और एक का नाम है स्कॉटलैंड। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, आप कहें इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। कब पास होता है? 1707 में। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन, इसमें क्या होता है? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ये 3 कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं? एक फ्लैग, एक नेशन बनाती है जिसे बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? द ग्रेट ब्रिटेन। बात समझ में आ रही कि ना रही? और जब ग्रेट ब्रिटेन बनता है तो इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसको अब रब कर देते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन बनता है तो इसके बाद क्या होता है? 1801 में इसमें एक और कंट्री मिला दी जाती है, ब्रिटेन। इसमें एक और कंट्री मिला दी जाती है, ब्रिटेन प्लस आयरलैंड। तो ये क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, गूगल में देखिएगा, आपको फ्लैग भी है तीनों का अलग अलग दिखेगा। इंग्लैंड का देखोगे अलग दिखेगा, स्कॉटलैंड का देखोगे अलग दिखेगा, आयरलैंड का देखोगे तो अलग दिखेगा, लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम का देखोगे तो तीनों के तीनों फ्लैग आपस में मिले होते हैं। इस तरह से देखोगे आप, है ना, इस तरीके से, फिर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर ये आपका क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड आ जाएंगे भैया। कौन आ जाएगा? स्कॉटलैंड। तो इस तरीके से ये क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ, या कहें तो यूनाइटेड किंगडम भी कंप्लीट हो जाता 1801 में। एक्ट ऑफ यूनियन कब आया था? 1707 में। ठीक है, संडे की क्लास मत भूलिएगा, या कहें तो एमसीक्यू स्लेयर है हमारी क्लास। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी चीज छूटेगी नहीं। वो पूरे के पूरे हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक 2-2 चैप्टर की बात कर रहे हैं। 2 चैप्टर से आने वाले जितने भी एमसीक्यू होंगे ना, वो इनसे बाहर जा ही नहीं सकते। ठीक है, गारंटी के साथ। इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या? एमसीक्यू स्लेयर कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू को निपटाने वाला, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो भूलना नहीं। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, कल दूसरा चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा पूरा का पूरा चैप्टर सारे के सारे निपटाएंगे और मैप वर्क करेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, बस एक चीज करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी, हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आपको भी बेहतर लगेगा। बस क्या करना है? थोड़ा सा प्यार देना है, वो भी किसके माध्यम से? लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, और छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ओके, लव यू, जय हिंद।